हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम लोग डायरेक्टिंग चैप्टर का वन शॉट देखेंगे विद ऑल इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स या कीवर्ड्स। इस चैप्टर से भी क्लास केस स्टडीज पूछी जाती है और काफी बड़ा चैप्टर है। लेकिन मैं इस बात का आपको अश्योरेंस देता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इस चैप्टर में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको बहुत सारी चीजें यहीं पे लर्न हो जाएंगी और जितनी भी केस स्टडीज है ना, वो किस गहराई तक पूछा जा सकता है, वो सारे के सारे कीवर्ड्स भी हमने इस चैप्टर में रख रखे हैं। तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्टिंग इन वन शॉट विद ऑल कीवर्ड्स। बेसिकली अभी तक आपने जितने भी फंक्शंस पढ़े हैं ना, उनमें किसी में भी काम शुरू नहीं हो रहा है। डायरेक्टिंग भी स्टाफिंग की तरह एक ह्यूमन एलिमेंट और डायरेक्टिंग ही एक ऐसा फंक्शन है जहां पे काम शुरू होता है। तो अगर किसी ऐसे फंक्शन में काम शुरू होता है तो समझ लेना क्लास, काम को स्टार्ट किया जा रहा है, डायरेक्ट किया जाता है वर्कर्स को ताकि वो लोग काम को शुरू कर सके। ये लोगों को बताता है क्या करना है और कैसे करना है, साथ में चेक भी करता है कि हर एक एम्प्लॉय अपनी बेस्ट एबिलिटी से परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर मैं डायरेक्टिंग के फीचर्स की बात करूं, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं, तो सबसे पहला इनिशिएट एक्शन, यहां पे काम शुरू होता है। इट इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट वेयर एक्चुअल वर्क स्टार्ट बाय गिविंग डायरेक्शन, मैनेजर गेट वर्क स्टार्टेड इन द ऑर्गेनाइजेशन। कंटिन्यूस एक्टिविटी है ये भी क्लास, हर किसी की तरह एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है जहां पे मैनेजर कंटिन्यूअसली वर्कर्स को गाइड करता है, मोटिवेट करता है किसी एक गोल को अचीव करने के लिए, और जैसे ही वो गोल अचीव हो जाता है दूसरे गोल के लिए काम करते हैं। डायरेक्टिंग परवेसिव है। परवेसिव का मतलब क्या है, हर जगह हर लेवल पर चाहिए होता है, चाहे वो टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो, लोअर लेवल पे, हर किसी लेवल पर क्लास गाइडेंस की, इंस्पिरेशन की जरूरत पड़ती है अपने बॉस द्वारा। डायरेक्टिंग एक ऐसा फंक्शन है जो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, क्योंकि जैसा मैंने कहा यहाँ पे काम शुरू होता है तो ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है। यहाँ पे देखा जाता है कि भैया एम्प्लॉयज का परफॉर्मेंस कैसा है, वो इंप्रूव कर रहा है कि नहीं। ह्यूमन एलिमेंट है क्लास, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर पे काम करता है, कम्युनिकेशन पे काम करता है, मोटिवेशन पे काम करता है, यही इसके एलिमेंट भी हैं। और डायरेक्टिंग क्लास टॉप से बॉटम, ऊपर से नीचे आता है। दिशा जो दिखाया जाता है वो टॉप लेवल का, यानी आपका जो ऊपर है, सुपीरियर है, वो दिखाएगा अपने सबॉर्डिनेट्स को। अगर मैं इंपोर्टेंस की बात करूं, बेनिफिट्स की बात करूं, तो यहाँ पे केस स्टडीज बन सकता है। डायरेक्टिंग हेल्प्स टू इनिशिएट एक्शन, यानी कि हेल्प टू स्टार्ट एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे काम शुरू हो रहा है। डायरेक्टिंग मदद करता है एम्प्लॉयज के एफर्ट्स को जोड़ने में, सबके एफर्ट्स को जोड़ के एक दिशा में लेके जाने में, जैसे मैंने अभी आपको इमेज में दिखाया भी था। इट इज बीइंग टुगेदर एम्प्लॉय वर्क एट डिफरेंट प्लेसेस थ्रू प्रॉपर कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के माध्यम से एक दिशा में चलते हैं सबके सब। यहाँ पे मोटिवेशन मिलता है, बिकॉज डायरेक्टिंग का मतलब ये नहीं सिर्फ ऑर्डर देना, डायरेक्टिंग का मतलब है वर्कर्स को मोटिवेट करना, उनके बीच में लीडरशिप क्रिएट करना, कम्युनिकेशन को बेहतर करना, सुपरविजन क्रिएट करना। डायरेक्टिंग के ये चार एलिमेंट है एक्चुअली, है ना, सुपरविजन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन और लीडरशिप। तो इन चारों एलिमेंट्स के थ्रू क्लास वर्कर्स को मोटिवेट किया जाता है ताकि अपनी बेस्ट एबिलिटी से परफॉर्म कर सके। बहुत सारे इंसेंटिव दिए जाते हैं, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड दिए जाते हैं ताकि अपनी बेस्ट एबिलिटी से परफॉर्म कर सके। हेल्प्स टू अडॉप्ट चेंजेस, इट हेल्प्स टू इम्प्लीमेंट चेंजेस बाय कन्विंसिंग द एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज को क्लास कन्विंस करके क्लास किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस है तो उसको अडॉप्ट करने में डायरेक्टर हेल्प करते हैं। अगर कोई आपको गाइड करने वाला होगा तो आप चेंजेस को अडॉप्ट कर लोगे, अकेले बड़ा मुश्किल हो जाता है। बैलेंस जो लेके आता है ऑर्गेनाइज, देखो डायरेक्टिंग में होता क्या है, टॉप लेवल, लोअर लेवल, मिडिल लेवल के बीच में बैलेंस लेके आता है। अदरवाइज टॉप लेवल सोचेगा देखो हम ही सब कुछ है, जो हम कर रहे हैं वही सही है, तो एक ईगो क्रिएट हो जाता है इससे। लेकिन डायरेक्टिंग एक ऐसा फंक्शन है जो क्लास ईगो को सेटिस्फाई करता है और क्लास एक बैलेंस क्रिएट करके रखता है ऑर्गेनाइजेशन में। चार एलिमेंट है, सुपरविजन, लीडरशिप, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन। देयर आर फोर एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, सुपरविजन, लीडरशिप, मोटिवेशन और कम्युनिकेशन। तो सुपरविजन तो हमारे सिलेबस का पार्ट ही नहीं है, तो हम लोग मोटिवेशन पढ़ेंगे, लीडरशिप पढ़ेंगे और कम्युनिकेशन। मोटिवेशन क्या है, ध्यान रखना, अगर मैं से कीवर्ड की बात करूं, क्रिएटिंग विल टू डू द वर्क। अगर आप भी सोए हुए हो, आपको क्लास कोई टीचर मोटिवेट कर दे तो आप जग जाते हो कि नहीं यार मुझे पढ़ना है, मेहनत करने में कोशिश कर सकता हूं। तो मोटिवेशन एक ऐसी आग है जो आपके अंदर के सोए हुए इंसान को जगाता है। और जब तक आप मोटिवेटेड रहोगे ना क्लास, तो अपना एफर्ट जो दोगे वो बेस्ट एफर्ट दोगे। मोटिवेशन बहुत तरीके से आता है, आगे पढ़ेंगे। लेकिन क्लास व्हेन एम्प्लॉयज लूज इंटरेस्ट, जहां पे एम्प्लॉय अपना इंटरेस्ट लूज कर रहा है, तो कौन से एलिमेंट को यूज करना चाहिए, ऑप्शन में मोटिवेशन। इंप्रूविंग इनिशिएटिव लेवल ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज के इनिशिएटिव लेवल को भी इंक्रीज किया जाता है ताकि वो सजेशन दे, वो पार्ट ले डिसीजन मेकिंग में। इंड्यूसिंग पीपल टू परफॉर्म द बेस्ट, साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, अराइजिंग नीड एंड डिजायर इन पीपल। ठीक है, डिजायर देखो, डिजायर ऑफ पीपल, लोगों की नीड और डिजायर को देखते हुए ही क्लास मोटिवेशन दिया जाता है। आपकी नीड के हिसाब से अगर मोटिवेट करूंगा ना तो आप मोटिवेट हो जाओगे।
तो है क्या मोटिवेशन? स्टिमुलेटिंग, इंस्पायरिंग एंड इंड्यूसिंग द एम्प्लॉइज टू परफॉर्म विद देयर बेस्ट एबिलिटी। मोटिवेशन एक साइकोलॉजिकल टर्म है, मतलब इट कैन नॉट बी फोर्स, ये ऑटोमेटिकली आता है और इनसाइड आता है, अंदर से आता है और आपको इस लायक बनाता है कि अपना बेस्ट एबिलिटी से परफॉर्म कर सको आप, राइट? नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। एक तो देखो, मोटिवेशन जरूर किसी ना किसी गोल को अचीव करने के लिए आता है। मेरे मन में जब तक कोई गोल नहीं है ना क्लास, तब तक मोटिवेशन नहीं आएगा। अगला है क्लास, इंटरनल फीलिंग है, अंदर से आता है। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। आपके पेरेंट्स आपको कहते हैं कि आप 12th अच्छे से पास हो जाओ, हम आपको एक अच्छी बाइक देंगे, साइकिल देंगे, कार देंगे, या अच्छे कॉलेज में फॉरेन ट्रिप, या XYZ कुछ भी। तो वो एक पॉजिटिव मोटिवेशन है। अच्छा आईफोन देंगे आपको, तो आपको लगता नहीं मैं मेहनत करूंगा, तो भाई मुझे ये चीज़ चाहिए तो मेहनत करूंगा मैं। तो वो एक पॉजिटिव मोटिवेशन है। और अगर धमकी दे रहे हैं, घर से निकाल देंगे आपको, ठीक है, गांव में भेज देंगे गाय भैंस चराना, तो वो एक नेगेटिव मोटिवेशन हो गया। तो वो डर के मारे भी काम होता है, तो कई बार डर के मारे भी काम हो जाता है, समझ रहे हो? इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, उलझा हुआ प्रोसेस है। मतलब मोटिवेशन देना किसी को आसान बात नहीं है, किसी के अंदर सोए हो उसको जगाना क्लास, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, उलझा हुआ है। कंटिन्यूस प्रोसेस है कि गोल पे गोल आते हैं, उस गोल को अचीव करने के लिए मोटिवेशन चाहिए होता है। और ये क्लास नीड के अकॉर्डिंग चेंज होता है। हर इंसान एक ही चीज़ से मोटिवेट नहीं होगा। आपकी जो नीड है, जो वांट है, जो डिज़ायर है, अगर उसके लिए कोई आपको मोटिवेट करे, आपको एक अच्छी कार, आपको बहुत मतलब कि डिज़ायर है खरीदने के लिए, और फिर आपके पेरेंट्स बोले कि आपको एक अच्छी कार देंगे, आप मेहनत करो, शायद उस गोल को अचीव करोगे आप, क्योंकि आपको पता है कि इसका रिवॉर्ड क्या मिलने वाला है। तो ये, अब जिसको कार पसंद नहीं है वो उस कार से कभी मोटिवेट नहीं होगा। तो मोटिवेशन क्लास अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग होता है, इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स है और ये नीड पे डिपेंड करता है कि आपकी नीड क्या है। मोटिवेशन के लिए क्लास मैस्लो ने एक नीड हियरार्की थ्योरी दी थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने 5 नीड बताए थे। इन्होंने कहा था देखो, किसी भी इंसान को मोटिवेट करने के लिए उसकी नीड बहुत जरूरी है, और नीड को दूसरी चीज इन्होंने कहा था स्टेप बाय स्टेप पूरा करना है। तीसरी चीज कहा था सारी नीड को पूरा मत करना, अगर तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी हो गई तो तुम काम क्यों करोगे कंपनी के अंदर? तुम्हें जो चाहिए तुम्हें मिल गया तो तुम काम नहीं करोगे, फिर तुम्हें मोटिवेट करना बड़ा मुश्किल है। समझ रहे हो? जिसको सब कुछ मिल गया उसे आप मोटिवेट क्या करोगे? वो बड़ा मुश्किल है उसको मोटिवेट करना। तो मोटिवेशन के लिए जो 5 नीड है, सबसे पहला जो नीड है वो है क्लास सेल्फ फुलफिलमेंट। मतलब सेल्फ फुलफिलमेंट मतलब फिजियोलॉजिकल नीड, रोटी कपड़ा मकान। और ध्यान रखना, फिजियोलॉजिकल नीड को पूरा किया जा सकता है। किसके थ्रू पूरा किया जा सकता है? मॉनेटरी इंसेंटिव के थ्रू, कि भाई पहले इंसान को रोटी कपड़ा मकान चाहिए, और ये बेसिकली लोअर लेवल के जो एम्प्लॉयज होते हैं ना, उनको मॉनेटरी इंसेंटिव से ही ये सब चीज़ पूरा किया जा सकता है। पैसे देकर ही आप रोटी कपड़ा मकान की उसकी वैल्यू पूरी कर सकते हो। उसे मोटिवेट करने के लिए तो पैसा ही देना पड़ेगा, है ना? अब आप भूखे हो, कोई आपको लाइनें सुना रहा है, बोलोगे नहीं भैया पहले मुझे खिला दे। दूसरा जो है, पहला हो गया वो हो गया आपका फिजियोलॉजिकल नीड। दूसरा सेफ्टी सिक्योरिटी नीड। आज तो आप जो है, देखो ये रहा पहला फिजियोलॉजिकल नीड, दूसरा सेफ्टी सिक्योरिटी, ये तो लास्ट वाला हो गया ना, पांचवा वाला। तो फिजियोलॉजिकल नीड रोटी कपड़ा मकान, दूसरा सेफ्टी सिक्योरिटी नीड, भैया आपकी जो सेफ्टी है आप उसकी बात करते हो। आज तो मुझे रोटी कपड़ा मकान मिल रहा है, फ्यूचर में भी मिलेगा कि नहीं? जॉब सिक्योरिटी, फिजिकल सिक्योरिटी, इकोनॉमिकल सिक्योरिटी, उसकी बात है। तीसरा सोशल नीड, यहाँ पे अब आप क्या ढूंढते हो? आपकी जॉब भी सिक्योर हो गई, अब आप क्या, नेचुरल लव, अफेक्शनशिप, फ्रेंडली रिलेशनशिप, कंपेनियनशिप, आप इसकी बात करते हो, ग्रुप्स बनाते हो। उसके बाद स्ट्रीम नीड, इज्जत चाहिए, अप्रूवल, रिकग्निशन, ठीक है। इसके अलावा सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक अच्छा डेजिग्नेशन चाहिए आपको, यहाँ रेस्पेक्ट। और ये किससे पूरा किया जाता है? नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव से। लास्ट जो होता है क्लास यहाँ पे सेल्फ फुलफिलमेंट, यानी कि क्लास आपका लास्ट जो नीड है, यानी कि आप एक तरीके से समझो कि वो नीड जहाँ पे आप जो बनना चाहते हो लाइफ में वो आप बन गए, तो वो लास्ट नीड है। जैसे मान लो एग्जाम्पल मैंने दिया था कि जो सोल्जर्स होते हैं वो देश के लिए क्लास शहीद होना या फिर दुश्मनों को मारना, और इस लड़ाई में अगर उन्हें जान भी देनी पड़े तो वो खुशी खुशी देते हैं, तो वो एक तरीके से उनका सेल्फ फुलफिलमेंट नीड हो गया। या फिर आप समझ लो रिलाइजेशन नीड, लास्ट नीड, क्लास एकम्प्लिशमेंट हो गया, प्राइड, मेंटल ग्रोथ, ये जो भी चीज़ है वो लास्ट। जो ये 5 नीड जो है वो मैस्लो ने दी है, और ये हिरारकी है, यानी कि लाइन बाय लाइन ही चलेगी, तो आपको इसको अच्छे से लर्न करना है, ठीक है। अगला है क्लास फाइनेंशियल इंसेंटिव। अब मोटिवेशन देने के लिए आपको इंसेंटिव की जरूरत है, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। तो फाइनेंशियल इंसेंटिव के अंदर पे अलाउंसेस आ गया, यानी कि आपका हाइक हो गया, फिर आपका डियरनेस अलाउंसेस हो गया। इसके अलावा प्रॉफिट शेयरिंग, कंपनी कहती है इतना प्रॉफिट हम कमाएंगे, मान लो कंपनी कहती है 10 करोड़ का प्रॉफिट हम कमाएंगे, उससे जितना भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा हम सारा का सारा बांट देंगे। अगला है बोनस, वन टाइम एक्स्ट्रा पेमेंट, को पार्टनरशिप है, स्टॉक ऑप्शन। देखो ये एक ऐसा है, यहाँ पे कीवर्ड आता है कि गिविंग शेयर्स एट लोअर प्राइस, फीलिंग ऑफ, ध्यान रखना ये लिख लेना आप लोग, फीलिंग ऑफ ओनरशिप,
फीलिंग ऑफ ओनरशिप कहाँ पे आती है क्लास? यहाँ पे को पार्टनरशिप, स्टॉक ऑप्शन। यहाँ पे कहीं ना कहीं क्लास उसको फीलिंग आती है कि हाँ मैं भी कंपनी का मालिक हूँ, उसको सस्ते रेट पे शेयर्स दिए जाते हैं एम्प्लॉय को। कमीशन होता है क्लास सेल्स वालों के लिए। प्रोडक्टिविटी लिंक विद वेज इंसेंटिव, जितना प्रोडक्शन करोगे उतना हायर वेज मिलेगा। तो अगर आप ज़्यादा प्रोडक्शन करते हो तो आपको हायर रेट से वेज मिलेगा, जो आपने पढ़ा था डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम के अंदर। रिटायरमेंट बेनिफिट और क्लास परक्विजिट्स, मतलब कार अलाउंसेस हो गया, हाउस रेंट अलाउंसेस हो गया, फिर बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिकल अलाउंसेस हो गया, फिर छुट्टियाँ, आपको हॉलिडे के लिए आपको अलाउंसेस दे दिया, लीव ट्रैवल के लिए अलाउंसेस दे दिया आपको, तो उसको बोलते हैं क्लास परक्विजिट्स। ये सब क्या है? फाइनेंशियल इंसेंटिव, जहाँ पे पैसे देकर क्लास आपको मोटिवेट किया जाता है। बट हाँ, बिना पैसे दिए भी आपको मोटिवेट किया जा सकता है। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव एंड नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव के सबसे पहला स्टेटस, गिविंग अ स्पेशल रैंक, एक रिगार्ड, एक पोजीशन देना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, देखो यहाँ पे आप रैंक दे रहे हो, रैंक, रैंक से भी होता है मैं नंबर 1 एम्प्लॉय हूँ। जैसे क्रिकेट में नहीं होता कि भाई ये नंबर 1 बॉलर है तो बॉलर को मोटिवेशन मिलता है, भाई नंबर 1 पे हूँ, मिला कुछ नहीं, लेकिन हाँ मोटिवेशन एक तरीके से। करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, आप प्रमोशन दे नहीं रहे, सिर्फ अपॉर्चुनिटी दे रहे हो कि अच्छा काम करोगे तो प्रमोशन हो सकता है। एम्प्लॉय रिकॉग्निशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास, ध्यान रखना। एम्प्लॉय को कॉन्ग्रेचुलेट करना, उसका नाम नोटिस बोर्ड पे लगाना, अवार्ड, ट्रॉफी, सर्टिफिकेट देना, गुड सजेशन के लिए क्लास उसको रिवॉर्ड देना, मोमेंटोस, ट्रॉफीज, टी शर्ट्स, कैप, ये सारी चीज़ें देना उसको, तो कहीं ना कहीं उसको स्पेशल फील कराता है। औरों से डिस्प्ले करना उसका नोटिस बोर्ड में नाम, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, है ना, तो ये कहीं ना कहीं क्लास उसको अच्छा फील कराएगा, वो काम करेगा। जॉब सिक्योरिटी, कि जॉब सिक्योर है, कोई निकालेगा नहीं आपको। एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन, किसी भी डिसीजन मेकिंग से पहले आप एम्प्लॉय को बुलाते हो कि आओ यार एक मीटिंग है, उसमें ये डिसीजन लेना है, आप भी आ जाओ, हम सब मिलकर डिसीजन लेते हैं, तो मोटिवेट होगा। ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट, आपका अच्छा रिलेशनशिप, क्लाइमेट का मतलब क्या है कि सुपीरियर के साथ आपका अच्छा रिलेशनशिप है, आप कंपनी में जाते हो तो अच्छा लगता है आपको, डर के नहीं जाते, अब सबके साथ अच्छा रिलेशनशिप है, संबंध अच्छा है। जॉब इनरिचमेंट, जॉब ऑटोनॉमी, जिस टाइप का काम आप करना चाहते हो आपको उस टाइप का काम दिया जा रहा है, कि आपको अच्छा ये वाला काम पसंद नहीं है, आप ये वाला काम कर लो, तो ये भी कहीं ना कहीं क्लास मोटिवेट करता है वर्कर को और बेहतर परफॉर्म करने के लिए, कि हाँ आपको आपका मनचाहा काम मिल रहा है। तो ये भी एक तरीके का मोटिवेशन है, लेकिन नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव से पूरा किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, लीडरशिप। अब यहाँ से भी क्लास केस स्टडी पूछी जा सकती है। बेसिकली लीडरशिप रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग, तो ध्यान रखना डैश इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग, इसमें कंफ्यूज मत होना, मोटिवेशन उसमें लीडरशिप में, ये लीडरशिप है। बिहेवियर ऑफ पीपल in a manner that they strive willingly and enthusiastically towards the achievement of group objective. He take care of his followers. तो जो लीडर है अपने फॉलोअर्स का टेक केयर करता है। लीडर बेसिकली क्या करता है, सारे फॉलोअर्स को एक दिशा में लेके चलता है, ऊपर से आए हुए इन्फॉर्मेशन को उन तक इजीली पहुंचाता है, इनकी शिकायतों को ऊपर तक ले जाता है, इनका ध्यान रखता है, और क्लास कॉमन गोल की तरफ इन सबको एक दिशा में लेके चलता है मोटिवेट करते हुए। तो केस स्टडी कैसे आ सकती है? इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ अदर, मेंटेनिंग गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, इन्फ्लुएंसिंग एम्प्लॉयज टू वॉलंटरीली परफॉर्म। इस तरीके से इनको, इन्हीं का आदमी होता है वो, लीडर कोई अलग नहीं होता, इन्हीं ग्रुप में से एक होता है, तो इनको बेहतर समझता है। तो ये लोग क्लास, ये लीडर की बात मानते हैं लोग, क्योंकि उनका ही ग्रुप में से कोई बंदा है तो उसकी बात मानते हैं। तो वॉलंटरीली परफॉर्म, वर्किंग विद कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। लीडरशिप के स्टाइल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन मैं कह सकता हूँ 100% इन तीनों में से एक स्टाइल जरूर पूछा जाएगा, वो भी केस स्टडीज के अंदर। तो सबसे पहला ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, ध्यान रखना, जहां पे जो डायरेक्टर है ना या जो लीडर है वो कोई भी सजेशन नहीं देगा, सिर्फ क्लास इनको ऑर्डर देगा और इनसे बोलेगा अनक्वेश्चनिंगली, बिना सवाल किए, क्लास तुम इस काम को करो जो तुमको दिया गया है। तो यहाँ पे ना ऑटोनॉमी, यहाँ पे पावर नीचे लेवल पे नहीं जा रहा कुछ भी, सारा पावर इसी के पास है। और ये कह रहा है भाई जो क्वेश्चन, जो काम दिया बिना क्वेश्चन, बिना क्रॉस क्वेश्चनिंग करे करके दिखाओ। और ये उसके लिए सूटेबल है क्लास जहाँ पे ये लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, अपना दिमाग नहीं लगा सकते, इसलिए ऐसा इनको कहता है। और यहाँ पे इसका सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, इनका बहुत कम। इसको ऑटोक्रेटिक बोलते हैं, ठीक है। डेमोक्रेटिक में सब मिलजुल के काम कर रहे हैं, सबके कंसल्टेशन से काम हो रहा है, सबके सब लोग मिलकर डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड डेमोक्रेटिक। टेकिंग सजेशन फ्रॉम एम्प्लॉय, टू वे कम्युनिकेशन है क्लास यहाँ पे, दोनों सब लोग। और यहाँ पे क्लास इसका मेन मोटो क्या है, इनके सेटिस्फेक्शन की बात है, तो क्लास सब लोग मिलजुल के डिसीजन लेते हैं, तो ये सब मिलके काम कर रहे हैं, ग्रुप बना के काम कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक है। फ्री रेन लेजर्स फेयर लीडरशिप, यहाँ पे कंप्लीट फ्रीडम है, लीडर हट जाता है अलग, कहता है तुम सारे लोग कैपेबल हो, तुम लोग अपने आप करो, इमरजेंसी हो तो मेरे पास आना। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि लीडर का कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ जीरो रहता है, और कई बार ये लोग अलग अलग दिशा में चले जाते हैं, गोल अचीव नहीं हो पाता, तो इसके मेरिट डीमेरिट है। तो कंप्लीट फ्रीडम टू द एम्प्लॉइज, नो इंटरफेरेंस ऑफ सुपीरियर इन टेकिंग डिसीजन बाय सबऑर्डिनेट, मैक्सिमम पावर ही इनको दे देता है, बस इमरजेंसी में आता है वो। तो जब ऐसी केस स्टडी मिले तो आप पहचान लेना, लेकिन साथ में ये डायग्राम याद कर लो, अच्छे से कॉपी में बना के देख लो, आई होप आपको आता होगा, ये जरूर बना देना।
मांगेगा नहीं, लेकिन आप सोचो आपके आंसर में पेज ये रहा, आपने यहाँ पे क्लास लिखा कुछ, ठीक है, फिर एक अच्छा सा डायग्राम यहाँ बना दिया, फिर आपने यहाँ कुछ लिखा, फिर यहाँ कितना सुंदर लगता है देखने में, रेदर देन एक पेज में सिर्फ ऐसे ऐसे लिखा है। तो ये बहुत सुंदर लगेगा देखने में, एक और आपका पेज भी ज़्यादा भर जाएगा, भरा भरा लगेगा, कॉपी देखने में भी अच्छा लगेगा। तो जहाँ पे डायग्राम यूज कर सकते हो, चार्ट यूज कर सकते हो, बॉक्सेस बना के टीचर को अच्छे से समझा सकते हो ना, तो वो काम में पीछे मत हटना, वो काम तो करना ही करना। कम्युनिकेशन, जहाँ पे एक इंसान के मन में कोई आइडिया आता है, ठीक है, वो दूसरे इंसान को शेयर करना चाहता है, उसके मन में जो आइडिया आया उसको मैसेज बोलते हैं, और इस पूरे के प्रोसेस को जहाँ पे ये इसको कोई इन्फॉर्मेशन देता है, ये फीडबैक देता है यहाँ पे, हाँ भाई मैं समझ गया, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन प्रोसेस, और यही कम्युनिकेशन है। ये क्लास ओरल भी हो सकता है, क्लास रिटन भी हो सकता है, ये गेस्चर के थ्रू भी हो सकता है क्लास, ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू भी हो सकता है, किसी एक्ट के थ्रू हो सकता है। तो कम्युनिकेशन किसी भी तरीके से हो सकता है। शेयरिंग ऑफ आइडिया, व्यूज, मैसेज, टू वे प्रोसेस होता है कम्युनिकेशन। डायरेक्टिंग एबिलिटी ऑफ मैनेजर डिपेंड अपॉन हिज कम्युनिकेशन स्किल। तो डायरेक्टिंग के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन रियल लाइफ में भी कम्युनिकेशन स्किल्स इज मच मोर इम्पोर्टेंट आपकी मतलब होल या ओवरऑल पर्सनालिटी को डेवलप करने में, कि आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो, आप कैसे बात कर रहे हो, आपकी बात में कितना दम है, कितने इन्फ्लुएंस कर पा रहे हो आप लोगों को, ठीक है, जैसे लीडर लोग करते हैं ना। तो ये कम्युनिकेशन प्रोसेस है एज पर एनसीईआरटी। सेंडर वो पर्सन जिसके मन में कोई आइडिया आया है, मैसेज वो कंटेंट जो वो शेयर करना चाहता है, मीडिया माध्यम किसके थ्रू शेयर करेगा, लेटर लिखेगा, रेडियो पे मैसेज देगा, या फिर क्लास कॉल करेगा, इंटरनेट पे वीडियो कॉल करेगा, किस तरीके से करेगा, ठीक है। और लेकिन मैसेज मीडिया पे जाने से पहले इनकोड किया जाता है, कि ऐसी लैंग्वेज में फॉर्म होता है ताकि कोई और ना पढ़ सके, ठीक है। उसके बाद मीडिया में कई बार क्या होता है, नॉइज आता है, शोर आता है, टेलीफोन लाइन में कोई नेटवर्क इशू है, इंटरनेट कनेक्टिविटी स्लो है, पीछे से शोर आ रहा है, तो मैसेज सही से पहुंचता नहीं है, उसको बोलते हैं नॉइज, डिस्ट्रैक्शंस, ठीक है, इंटरप्शंस। फिर ये मीडिया के बाद रिसीवर से पहुंचने से पहले जो लैंग्वेज आपने पहले इनकोड किया था उसको डीकोड करोगे। इनकोड का मतलब कोई समझ नहीं पाएगा, आप ऐसी ऐसी लैंग्वेज को पलट दो, जो भाषा आप बोल रहे हो उसको पलट दो। और डिकोड का मतलब क्या है क्लास, उसको वापस ठीक कर दो ताकि रिसीवर समझ जाए। रिसीवर वो इंसान है क्लास जिससे सेंडर कम्युनिकेट करना चाह रहा था। जब रिसीवर बोलेगा हाँ भाई मुझे समझ में आ गया, तब कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड होगा, यानी कि जब फीडबैक देगा रिसीवर तब कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड होगा। ये भी आप ध्यान रखना। फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, देखो गपशप हो रहा है, हंसी मजाक हो रहा है, स्ट्रेस रिलीज किया जा रहा है, दिस इज कॉल्ड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इसमें बहुत स्प्रेड होता है इन्फॉर्मेशन, बहुत फास्टली रूमर्स भी फैलते हैं क्लास, इंडिविजुअल को बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है। यहाँ पे सिर्फ काम 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 क्लास, वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है फॉर्मल कम्युनिकेशन। बट हाँ ये जरूरी है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल तभी अचीव होगा जब आप फॉर्मल कम्युनिकेशन करोगे, टॉक्स करोगे ऑफिशियल मैटर पे, आपकी अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, गोल, टास्क, अचीवमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, आप इनकी बातें कर रहे हो ना, फॉर्मल कम्युनिकेशन। लेकिन जब आप हंसी मजाक गपशप मस्ती कर रहे हो ना, वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होगा। दोनों ही जरूरी है। फॉर्मल कम्युनिकेशन में अलग अलग टाइप है। पहला है वर्टिकल कम्युनिकेशन, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे। अगर नीचे से ऊपर जा रहा है दिस इज कॉल्ड अपवर्ड कम्युनिकेशन, ऊपर से नीचे आ रहा है दिस इज कॉल्ड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। ऊपर से नीचे क्या आता है क्लास, ऊपर से नीचे क्या आएगा, अथॉरिटी आएगा ऊपर से नीचे, और क्या आएगा क्लास, ये जो ऑर्डर्स आएंगे, है ना, पॉलिसीज आएंगी, ये सब ऊपर से नीचे आएंगी। नीचे से ऊपर क्या क्या जाएगा क्लास, शिकायतें, ग्रीवियंसेस नीचे से ऊपर जाएंगे, सजेशंस नीचे से ऊपर जाते हैं क्लास, नीचे से ऊपर क्लास इनकी कंप्लेंट्स जो होती है वो नीचे से ऊपर जाती हैं। तो ये सब क्या क्या होता है क्लास, अपवर्ड कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, जब ये सब लोग एक ही लेवल के हैं, तीनों ही मिडिल लेवल मैनेजर्स हैं, ये परचेस डिपार्टमेंट का हेड है, वो सेल्स डिपार्टमेंट का हेड है, वो अकाउंटिंग मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हेड है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, बट तीनों एक ही मतलब उससे हैं, फील्ड से हैं। तो दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। जब किसी डिपार्टमेंट का जो लोअर लेवल का बंदा किसी दूसरे डिपार्टमेंट के अपर लेवल के बंदे से बात करे, एक क्लर्क एक सेल्स पर्सन से बात कर रहा है, तो ये जो कम्युनिकेशन है दिस इज कॉल्ड डायगोनल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के नेटवर्क को ग्रेप वाइन बोलते हैं, लिख के रख लो, द नेटवर्क ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज कॉल्ड ग्रेप वाइन, अंगूर का गुच्छा। अब फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल डिफरेंस क्या है। फॉर्मल कम्युनिकेशन में दो लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं जो ऑफिशियल अटैच है, लेकिन क्लास यहाँ पे इनफॉर्मल में वो ऑफिशियल अटैच नहीं है। फॉर्मल कम्युनिकेशन रिजिड है, आप इस मैसेज को चेंज नहीं कर सकते बिकॉज ये हमेशा रिटन फॉर्मेट में होगा। ये फ्लेक्सिबल है, ये चेंज कर सकते हो, डायनामिक है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हंसी मजाक गपशप जो है वो ओरल फॉर्मेट में होता है। क्लास ये स्केलर चेन को फॉलो, हियर स्केलर चेन फॉलो होता है, यहाँ पे क्लास स्केलर चेन फॉलो नहीं होता। फॉर्मल कम्युनिकेशन में मैसेज लाइन बाय लाइन हियरार्की के थ्रू ऊपर जाएगा और नीचे आएगा, इनफॉर्मल में ऐसा कुछ नहीं है।
फॉर्मल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन की नीड के लिए है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन खुद की नीड के लिए होता है। टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव फॉर्मल कम्युनिकेशन किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए, लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आपको सिर्फ साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए किया आता है। स्कूल वाले पढ़ाते हैं लेकिन बीच बीच में आप हंसी मजाक करते हो, बातचीत करते हो, इधर उधर की बात कर लेते हो, तो आपको अच्छा लगता है, स्ट्रेस रिलीज हो जाता है आपका। फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज इजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन में जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना आसान है क्योंकि रिटर्न फॉर्मेट में होता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में कोई बात किसने कहा, बाद में मुकर जाए, कहाँ से इन्फॉर्मेशन आया कुछ नहीं पता, र्यूमर्स फैलता है क्योंकि इन्फॉर्मेशन क्लास जनरली ओरल फॉर्मेट में होता है और पता नहीं चलता इन्फॉर्मेशन आया कहाँ से। ये प्रॉब्लम है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की। मैंने आपको जो सेंटेंस जिस वे में कहा, आपने उस सेंटेंस को उस वे में ना समझ के किसी और वे में समझ लिया, आपने कुछ और समझ लिया, मैंने कुछ और कहा। दिस इज कॉल्ड बैरियर, रुकावट। देख रहे हो कि ये भाई बोल रहा है लेकिन ये सुन नहीं पा रहा ये बैरियर है। तो बैरियर कुछ भी हो सकता है क्लास, जो रिसीवर और सेंडर के बीच में आ जाए, जो क्लास मैसेज सही से फ्लो ना होने दे, वो बैरियर है। बैरियर चार टाइप के होते हैं क्लास, सिमेंटिक बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर और पर्सनल बैरियर। इन चारों बैरियर्स को पढ़ना बहुत जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट है सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक बैरियर मतलब क्या है कि जो मैसेज हमने आपको बोला, आपने उसको उस वे में नहीं लिया, किसी और वे में ले लिया। वो बहुत सारी प्रॉब्लम की वजह से, जैसे बैडली एक्सप्रेस मैसेज, आपकी वोकैबुलरी अच्छी नहीं है, आप जो वर्ड आपको यूज करना चाहिए एग्जैक्टली अच्छे से समझाने के लिए वो वर्ड यूज नहीं किया आपने, क्लास वो सेंटेंस यूज नहीं किया, और जो नीडेड वर्ड्स थे, सेंटेंस थे, वो आपने प्रॉपरली यूज नहीं किया। आप कभी बार कहते ना दोस्त से, अच्छा यार तो ऐसे बोलना, अरे सीधा सीधा ये चीज बोलना, तो दिस इज कॉल्ड क्लास बैडली एक्सप्रेस मैसेज। सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग, जैसे प्राइस प्राइस, प्रिंसिपल प्रिंसिपल। फॉल्टी ट्रांसलेशन, जो ट्रांसलेटर होता है वो सही से ट्रांसलेट नहीं करता है ना। इसका सबसे एग्जांपल आपने एनिमल मूवी में देखी होगी, ठीक है, या फिर ट्रांसलेटर आपने देखा होगा कि मोदी जी जब अलग अलग स्टेट्स में जाते हैं, तो राहुल गांधी जी अलग अलग स्टेट्स में जाते हैं, तो वहाँ पे उनके ट्रांसलेटर होते हैं जो उनकी जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें बात करते हैं, वो ट्रांसलेट करके बताते हैं। ट्रांसलेटर ने गलत बोल दिया तो फिर आपका मैसेज गलत चला गया ना, कम्युनिकेशन बैरियर आ गया। एनिमल मूवी में बॉबी देओल बोल नहीं पाता तो उसका ट्रांसलेटर होता है, वो कहता है ना मैं इसका ट्रांसलेटर हूँ, तो वो जो बोलेगा इशारे से तो वो वही चीज़ क्या होगा, ट्रांसलेट करेगा। तो ट्रांसलेटर ने गलत ट्रांसलेट कर दिया तो वैसे भी मैसेज गलत हो जाएगा। दिस बैरियर इज कॉल्ड सिमेंटिक बैरियर। टेक्निकल वर्ड आपने यूज किया, टेक्निकल जार्गन, कुछ ऐसे टेक्निकल वर्ड जो हर फील्ड में होता है। डॉक्टर्स देखो कोई बीमारियों को टेक्निकल नाम देते हैं, इंजीनियर्स हो गए, हम कॉमर्स वाले भी जो है टेक्निकल वर्ड यूज़ करते हैं, EBIT, कमोडिटी, है ना, यूटिलिटी, तो हम लोग ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं जो टेक्निकल जार्गन है। अगर हम ऐसे टेक्निकल जार्गन किसी इंसान से नॉर्मली बोलेंगे तो वो मैसेज को समझ नहीं पाएगा, तो आप उसको मत यूज़ करो जब बंदे नहीं जानते। तो बॉडी लैंग्वेज और गेस्चर डिकोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने बॉडी लैंग्वेज गलत है, मैं बोल रहा हूँ बहुत ही बड़ा सिलेबस है, बोलो बहुत छोटा सिलेबस है, तो भाई आप बोलो सर क्या कह रहे हो, या मैं कोई जोक बोल रहा हूँ ऐसे खड़े होकर सुन के, या मैं कोई सीरियसली बात हंसी हंसी बोल रहा हूँ, तो मेरी बॉडी लैंग्वेज मेरी बात से मैच नहीं कर रहा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, वो भी बैरियर बनेगा। अनक्लैरिफाई एजम्पशन, पहले से आपने अज्यूम कर लिया, अच्छा सर ये पढ़ाएंगे, अच्छा ये काम होगा आज, अच्छा मास्टर ये बोलेगा, तो भैया फिर वो समझ नहीं आएगा, आपको बैरियर आ जाएगा, क्योंकि आपका दिमाग सुनेगा ही नहीं फिर मेरी बात को, आपको लगेगा हाँ सर तो यही चीज़ बोलने आए हैं, मैं क्यों सुनूँ उसको। अगला, या फिर आपने पहले ही मान लिया कि भाई ये चैप्टर ये टीचर अच्छा नहीं पढ़ा पाएगा, फिर पक्का देख लेना वो टीचर अच्छे से नहीं पढ़ा पाएगा वो चैप्टर। क्यों? क्योंकि आपने पहले ही दिमाग को एक्सेप्ट करने के लिए बोल दिया भाई ये नहीं पढ़ा पाएगा अच्छे से। अगला है क्लास साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल आपकी दिमागी अवस्था, आपने अटेंशन सुना नहीं ध्यान से, और प्री मैच्योर इवोल्यूशन, मतलब कि रिजल्ट पे पहले ही पहुंच गए क्लास बिना कंक्लूड किए। आप, मैं कोई चीज़ बोल रहा हूँ, मैंने एंड नहीं किया अब तक, लेकिन आप समझ गए अच्छा सर ये तो कहने वाले हैं। या फिर लैक ऑफ अटेंशन, आपने ध्यान नहीं दिया। ऑर्गेनाइजेशन की खुद की प्रॉब्लम, जैसे ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी ऐसी है कि आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते, बैरियर, आप सीधा 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 अपने बॉस से बात नहीं कर सकते, रिटर्न रिटर्न पे मेल करना पड़ता है, 48 घंटे में मेल का रिप्लाई आता है, तो ये इस तरह से कम्युनिकेशन कैसे पॉसिबल हो पाएगा। रूल्स रेगुलेशन कंपनी के अच्छे नहीं है। स्टेटस डिफरेंस है, तो टॉप लेवल वाला लोअर लेवल से बात नहीं करता, वो कहता भाई मैं इससे बात करूंगा, मैं इतना बड़ा मैनेजर हूँ। ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स है, इतना सिंपल नहीं है कि आप किसी से इजीली टॉक कर सको, तो ऐसी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन की खुद की प्रॉब्लम की वजह से बैरियर आता है। दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। अगला है क्लास पर्सनल बैरियर, आपकी खुद की प्रॉब्लम, जैसे आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है अपने सबॉर्डिनेट में। अगर सुपीरियर को सबॉर्डिनेट में कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो क्लास कभी सबॉर्डिनेट सुपीरियर की बात नहीं समझ पाएगा। लैक ऑफ इंसेंटिव, अगर आपको कोई सजेशन दे रहा है, अच्छा सजेशन दे रहा है, आप उसे रिवॉर्ड दे रहे हो, इंसेंटिव दे रहे हो, तो पक्की बात है वो आपको सजेशन सोच समझ के अच्छा देगा, वो नहीं दोगे तो वो आपसे बात ही नहीं करेगा, बोलेगा मुझे नहीं पता। फियर ऑफ अथॉरिटी, कई बार आपको डर रहता है कि आपकी अथॉरिटी ना चली जाए, इस वजह से आप कई बार छुपा लेते हो और क्लास कम्युनिकेट नहीं करते। दिस इज कॉल्ड पर्सनल बैरियर। अब इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, इतने सारे बैरियर्स हैं, तो किस तरीके से हम लोग
ये चीज़ करें, कम्युनिकेशन करें कि भैया अगला बंदा उसको उसी वे में समझे जिस वे में मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए बहुत सारे अजम्पशंस हैं, मतलब बहुत सारे पॉइंट्स हैं। सबसे पहला, क्लैरिफाई द आइडिया बिफोर कम्युनिकेशन। आप जब भी कुछ कम्युनिकेट करने जा रहे हो, किसी से बात करने जा रहे हो, तो आप जो भी बात करने जा रहे हो उसे क्लैरिफाई कर लो, एक बार क्लियर कर लो कि हाँ यार आप ऐसा बोलोगे तो कोई दूसरा इंसान कुछ गलत मतलब तो नहीं समझ लेगा उसका। कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ रिसीवर। आप जिससे बात कर रहे हो ना उसकी नीड के अकॉर्डिंग हमेशा कम्युनिकेट करना है। कम्युनिकेशन हमेशा सामने वाले की नीड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, तभी वो समझेगा उस चीज़ को। दुनिया से हट के बात करोगे ना वो नहीं समझ पाएगा। यूज कंसल्ट अदर बिफोर कम्युनिकेटिंग। आप कम्युनिकेट करने से पहले दूसरों से भी एक बार बात कर लो, कंसल्ट कर लो कि अच्छा मैं ये चीज़ बोलने जा रहा हूँ, ऐसे ऐसे बोलूँगा, ताकि वो कुछ और एज ए ऑडियंस को उनको सुनाओ तो वो आपको बता देंगे भाई ऐसा मत बोलना, लोग ऐसा समझ सकते हैं। अगला है प्रॉपर लैंग्वेज, प्रॉपर टोन और प्रॉपर कंटेंट जो है, ठीक है, मैसेज का आपने यूज़ करना है। फीडबैक लेना है प्रॉपर कि हाँ भी समझ आ गया, तुम्हें जो मैंने समझाया वो समझ गए तुम लोग, तो ऐसा फीडबैक लेना है। कम्युनिकेशन फॉर द प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर। कोई भी कम्युनिकेशन कर रहे हो उसका इम्पैक्ट क्या होगा फ्यूचर में वो भी बताओ उसको। आज के लिए तो कर रहे हो लेकिन उसका असर फ्यूचर में क्या होगा वो बताओ, ताकि क्लास वो अगर आज कुछ गलत समझ रहा हो तो फ्यूचर में समझ जाएगा, अच्छा फ्यूचर की चीज़ को लेके समझ जाएगा, नहीं नहीं ये मैं गलत कड़ी जोड़ रहा हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा। तो यहाँ पे आप आज के लिए प्लस उसका इम्पैक्ट क्या होगा फ्यूचर में, उसके लिए कम्युनिकेट करो। बी ए गुड लिसनर। हमेशा हम बोलना ज़्यादा पसंद करते हैं, सुनना कम। तो बी ए गुड लिसनर, कि आप पहले आराम से बात सुनो। अगर कोई कुछ कह रहा है तो पहले पूरी बात सुन लो। समझदार लोग पूरी बात सुनते हैं देन जाकर रिप्लाई देते हैं, और जो ना समझ होते हैं तो उसकी बात सुनने से पहले सोचते रहते हैं मैं क्या रिप्लाई दूं, क्या रिप्लाई दूं, अच्छा मैं ऐसा बोलूंगा अब उसको। ऐसा मत सोचो, पहले शांति से उसकी पूरी बात सुन लो फिर रिप्लाई दो। दिस इज कॉल्ड गुड लिसनर। तो आपको भी क्लास में पढ़, कुछ कुछ बच्चे होते हैं क्लास में, टीचर पढ़ा रहे होते हैं वो बीच में बोलने लग जाते हैं, अच्छा ये है वो है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको पूरा का पूरा सुनना है पहले टीचर का, फिर कुछ क्रॉस क्वेश्चन पूछना। मे भी आप जो पूछना चाह रहे हो वो टीचर अभी क्लियर कर ही देगा जस्ट कुछ सेकंड के अंदर। सो यू हैव टू वेट, पेशेंस। जो अच्छे बच्चे रहते हैं वो एकदम पेशेंस रखते हैं, पूरी बात सुनते हैं फिर रिस्पॉन्ड करते हैं, उछलते नहीं ज़्यादा। ओपन माइंडेड, आपको ओपन माइंड होना चाहिए। ओपन माइंड मतलब खुले विचार के, कोई चीज़ माइंड में किसी प्रकार का बैरियर नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का बैरियर दिमाग में नहीं होना चाहिए। ओपन माइंड अच्छे से आप समझा सको, उसको एक्सप्लेन कर सको। जैसे मैं इसका भी एग्जांपल देता हूँ कि क्लास 10th में आपके ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक चैप्टर हुआ करता था बायोलॉजी में। तो स्कूल के टीचर अच्छे से समझाते नहीं, उसको बोलते हैं इसको एक्स्ट्रा क्लास में समझा देंगे, या फिर हम नहीं समझा पाएंगे, इससे सिलेबस से बाहर है, अपने आप पढ़ लेना, घर पे कर लेना। इट मीन्स वो ओपन माइंडेड नहीं है, तो वो फिर आपको कभी समझ ही नहीं आएगा और आपको रियल नॉलेज नहीं मिलेगी। सो ओपन माइंड का मतलब क्या है क्लास, खुले विचार का होना चाहिए आपके मन में। आप किसी प्रकार का बैरियर मत रखो किसी चीज़ को कम्युनिकेट करते वक्त, अदरवाइज नहीं समझ पाएगा वो बंदा जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हो ना, वो आपके मैसेज को उस वे में नहीं लेगा, डिफरेंट वे में ले लेगा, और वो क्लास एक बैरियर बनेगा कम्युनिकेशन का। तो इन सारी चीज़ों को फॉलो करके हाउ टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस को कैसे इंप्रूव करें, तो इन पॉइंट्स को यूज करके अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर बना सकते हो आप। राइट, दैट्स इट फॉर टुडे। हमने क्लास लगभग 20 मिनट के अंदर पूरा का पूरा डायरेक्टिंग चैप्टर पढ़ लिया है। इसमें केस स्टडीज जो पूछी जा सकती हैं वो फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, इंसेंटिव या लीडरशिप के स्टाइल्स में, जो बहुत इजीली आप डिटेक्ट कर लोगे जितना मैंने कराया। तो अब आपकी ड्यूटी से अच्छे से ख़त्म कर लो। डायरेक्टिंग चैप्टर बड़ा चैप्टर है, 2 दिन 3 दिन टाइम दो, अच्छे से पूरा रिवीजन कर लो। इस जितना मैंने पढ़ा इससे बाहर नहीं आएगा। अब धीरे धीरे क्लास आपको उसे लर्न करना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चनों की। तो आप इतना करके आना, अगली क्लास में नया चैप्टर पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना अपने सारे दोस्तों में, कमेंट करके बताना कि कितने चैप्टर्स आपके अभी तक लर्न हो गए और क्या स्पीड है आपकी। पर चले मैं ही कराते जा रहा हूँ, आप कुछ नहीं कर रहे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पढ़ के आना, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।